देखिए ये है 1H NMR रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे जिस कंपाउंड के NMR के बारे में डिस्कस किया गया है दैट इज NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब इसका सिग्नल रिकॉर्ड किया गया है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो सबसे पहले हम कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर होगा HCO NH2, क्योंकि हमको पता है दिस इज द एमाइड फंक्शनल ग्रुप। इस ग्रुप को हम एमाइड फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं एंड दिस इज फॉर्मामाइड। तो जब हमारा कंपाउंड का नाम है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो इन ग्रुप के साथ जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे दो मिथाइल ग्रुप से। तो हमारा कंपाउंड क्या आएगा? दिस विल बी आवर कंपाउंड N, इसके साथ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, इसके साथ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप। अब सपोज रूम टेम्परेचर में, यानी कि लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या फिर इसको आप 298 केल्विन टेम्परेचर भी बोल सकते हो, इस टेम्परेचर में हम अगर NMR 1H NMR इसका रिकॉर्ड करें इस कंपाउंड का, तो दो मिथाइल ग्रुप के लिए, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है एक ही एनवायरनमेंट में, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी 3 प्रोटॉन के लिए एक सिग्नल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिग्नल मिलना चाहिए, यहाँ पे और एक सिग्नल मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए एक सिंगलेट, और ये भी होना चाहिए एक सिंगलेट। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि कोई भी दो एटम के बीच में अगर कोई सिंगल बॉन्ड है, दैट विल बी वेरी मच कैपेबल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो दैट विल बी कैपेबल ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये अगर अपने में रोटेट करना शुरू कर दे तो क्या होगा? ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, एंड दैट इज वाई ये दोनों मिथाइल ग्रुप के लिए हमको एक ही सिग्नल मिलेगा। In case of rotation for 2 CH3 groups, we will get only one each NMR signal। तो अब आप बताओ, रोटेशन को आप कंसीडर करोगे या नहीं करोगे? रूम टेम्परेचर में रोटेशन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं चाहिए? और एक बार हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो इससे हमको समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। अब वो लोन पेयर इन केस ऑफ रूम टेम्परेचर क्या होगा? यहां पे आएगा और एक डबल बॉन्ड यहां पे चला जाएगा। सो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दिस विल बी लाइक दिस। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे और एक CH3। अब देखिए यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे अभी क्या हो गया? यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड हो गया। और अगर डबल बॉन्ड हो गया तो क्या होगा? देयर विल बी नो चांस ऑफ रोटेशन अराउंड ए डबल बॉन्ड। और अगर रोटेशन बंद हो जाता है तो यहाँ पे जो 3 प्रोटॉन्स है उसके लिए हमें एक अलग सिग्नल मिलेगा, और उसका केमिकल शिफ्ट हम मान लेते हैं डेल्टा ए। और यहाँ पे जो 3 प्रोटॉन है उसके लिए हमें अलग NMR सिग्नल मिलेगा, इसका जो केमिकल शिफ्ट है उसको हम मान लेते हैं डेल्टा बी। और ये हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर के एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी में कौन सा केमिकल शिफ्ट का वैल्यू कम होगा और कौन सा ज्यादा होगा? नॉर्मली जब हम NMR को एज ए स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा इन ppm एक्सप्रेस करते हैं, और 0 राइट हैंड साइड में रहता है। नॉर्मल ग्राफ में क्या है? नॉर्मल ग्राफ में 0 यहां से चालू होता है और फिर राइट हैंड साइड में हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके वैल्यू बढ़ाते जाते हैं x कोऑर्डिनेट का। लेकिन इन केस ऑफ NMR स्पेक्ट्रम, इसको एक्सप्रेस करने के वक्त हम डेल्टा इक्वल्स टू 0 ppm को एकदम राइट हैंड साइड में रखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जितना जाएंगे उतना इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब आप बताओ कि आपके पास जो दो डेल्टा वैल्यू है, एक है डेल्टा ए और एक है डेल्टा बी, कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? देखो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन क्या है? CO-, ये O- के नजदीक वाला जो मिथाइल ग्रुप है दैट विल बी इन ए शील्डेड पोजीशन फॉर दिस O- आयन। शील्डेड फ्रॉम व्हाट? शील्डेड फ्रॉम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो नीचे वाला मिथाइल ग्रुप है दैट विल बी डीशील्डेड, मतलब वो शील्डेड नहीं रहेगा, बिकॉज CO- मतलब O- आयन इससे काफी दूर है।
और डिशिल्डेड होने के वजह से इट विल बी मोर अफेक्टेड बाय H0 द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो डेल्टा बी का वैल्यू डेल्टा ए के वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करोगे तो कैसे प्लॉट करोगे, यहाँ पे एक सिंगलेट आएगा सिग्नल और यहाँ पे और एक सिंगलेट आएगा। कौन सा वैल्यू बड़ा है, डेल्टा बी वाला, सो डेल्टा बी यहाँ पे होगा और ये होगा डेल्टा ए का सिग्नल। दो मिथाइल ग्रुप के लिए आपको दो सिंगलेट मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको तीन सिचुएशन दिया गया है। पहला सिचुएशन है कि आपके पास दो सिंगलेट है फॉर 3 प्रोटॉन्स ईच, मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप के लिए, दोनों मिथाइल ग्रुप का तीनों प्रोटॉन के लिए एक एक सिंगलेट मिला है एट डेल्टा इक्वल्स टू 2.87 ppm और डेल्टा इक्वल्स टू 2.97 ppm। दूसरा सिचुएशन कौन सा है कि वन शार्प सिंगलेट मिलेगा फॉर द 6 प्रोटॉन्स एट डेल्टा इक्वल्स टू 2.92 ppm, मतलब ये दोनों टाइप के मिथाइल ग्रुप के लिए आपको एक ही शार्प सिंगलेट मिलेगा। और थर्ड सिचुएशन है देयर विल बी वन ब्रॉड सिग्नल फॉर 6 प्रोटॉन्स, मतलब ये दोनों मिथाइल ग्रुप के लिए आपको एक ब्रॉड सा सिग्नल मिलेगा। तो आप बताओ कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, इन व्हाट टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा सिचुएशन होगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा सिचुएशन होगा एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा सिचुएशन होगा। मेरे ख्याल से एक सिचुएशन तो सॉर्ट आउट हो गया। कौन सा सिचुएशन, 25 डिग्री वाला। रूम टेम्परेचर में अभी अभी मैंने दिखाया कि आपके पास 2 सिंगलेट रहेगा, सो दिस विल बी योर फर्स्ट मैच। अब देखते हैं 120 डिग्री और 150 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या सिनारियो होता है। टेम्परेचर को जब आप बढ़ाते हो, कोई भी एनएमआर सिग्नल, कोई भी एनएमआर, सपोज 2 सिंगलेट है, ठीक है, 2 सिंगलेट है, शार्प सिंगलेट, ये पिक शार्प रहेगा या फिर ब्रॉड रहेगा, शार्प रहेगा या फिर ब्रॉड रहेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है रिलैक्सेशन टाइम, तीसरा फैक्टर है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनएमआर मशीन यू आर ऑपरेटिंग एंड चौथा फैक्टर है क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई। एक एक करके सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इन चारों सिचुएशन के वजह से पीक शार्प भी हो सकता है या ब्रॉड भी हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं टेम्परेचर में। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इन आवर केस, हमारे केस में क्या हुआ था, टेम्परेचर जब नॉर्मल था तो 2 शार्प सिंगलेट था। अब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो 2 मिथाइल ग्रुप अभी तक अपने में एक्सचेंज नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड काइंड ऑफ सिचुएशन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, अब टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर बनने से पहले ही, ये स्ट्रक्चर बनने के लिए जितना टाइम लगता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन सा था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर था ये, दिस वाज योर ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जो लोन पेयर था नाइट्रोजन के ऊपर, वो लोन पेयर यहाँ पे आया था और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया था, दैट इज वाई वी गॉट दिस स्ट्रक्चर, जहां पे रोटेशन बिटवीन द 2 मिथाइल ग्रुप्स पॉसिबल नहीं था। अब टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर डिसलोकेट होने से पहले ही ये दोनों मिथाइल ग्रुप अपने में एक्सचेंज कर पाएंगे पोजीशन बहुत तेजी से, दैट विल बी एक्सचेंज देयर प्लेसेस वेरी फास्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये है आपका थीम। तो हाई टेम्परेचर में आपको एक ही सिंगलेट देखने को मिलेगा और वो ग्रेजुअली चेंज होगा, ऐसा नहीं कि एक बार में चेंज हो गया। ग्रेजुअली कैसे चेंज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा जब बढ़ाओगे तो नेक्स्ट सिचुएशन आएगा कुछ इस तरीके का, फिर जब टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ाओगे तो नेक्स्ट सिचुएशन आएगा कुछ इस तरीके का, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नेक्स्ट सिचुएशन आएगा इस तरीके का, एंड फाइनली जब टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो उसके बाद का सिचुएशन आएगा इस तरीके का। तो दिस वुड बी योर फाइनल शार्प सिंगलेट। लेकिन ये फाइनल शार्प टेम्परेचर कब आता है, ये आता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। और उसका पहले का स्टेज कौन सा है, उसका पहले का स्टेज है दिस स्टेज, दिस इज अ ब्रॉड सिंगलेट। ब्रॉड सिंगलेट कब आएगा, ब्रॉड सिंगलेट आएगा जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा। इसको हम वेरी हाई कर देते हैं, इसको हम वेरी हाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल हाई टेम्परेचर। अब आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में वही दो सिचुएशन आपके पास दिया गया है। एक सिचुएशन में है आपके पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और दूसरा सिचुएशन में है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम वेरी हाई मानते हैं, वेरी हाई, और 120 डिग्री को हम क्या मानेंगे, ओनली हाई टेम्परेचर। अभी अभी मैंने क्या दिखाया, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, एक ही पिक मिलेगा लेकिन वो शार्प नहीं होगा, दैट विल बी ब्रॉड पिक। तो ये हो गया आपका ब्रॉड पिक, वन ब्रॉड सिग्नल फॉर 6 प्रोटॉन्स। और 150 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम टेम्परेचर करेंगे यानी कि वेरी हाई टेम्परेचर, तब हमको मिलेगा ये वाला सिचुएशन, वन शार्प सिग्नलेट। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 के साथ मैच हुआ है x, 2 के साथ मैच होगा z एंड 3 के साथ मैच होगा y। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि शार्प पिक एंड ब्रॉड पिक किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब जब भी आप एनएमआर में कोई भी एक न्यूक्लियाई को रेडियो फ्रीक्वेंसी से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे, सपोज दिस वाज इन ग्राउंड स्टेट, ये चला गया ये एक्साइटेड स्टेट में, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वापस वो अपना ग्राउंड स्टेट में आएगा, और इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब एक बार एक्साइटेड होने के बाद वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम हाई है तो क्या होगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम लो है तो क्या होगा। और ये जो हम टाइम हाई एंड लो बोल रहे हैं विथ रिगार्डिंग टू एनएमआर टाइम स्केल, देयर इज ए थिंग कॉल्ड एनएमआर टाइम स्केल, कि एनएमआर कितना जल्दी आपको सिग्नल दे देता है। एनएमआर लगभग 10⁻⁸ सेकेंड इतना टाइम स्केल में आपको सिग्नल दे देता है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम हाई हो, हाई मतलब 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा हो RT रिलैक्सेशन टाइम, तो क्या होगा, तो एनएमआर मशीन, एनएमआर विल हैव एनफ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनएमआर विल हैव एनफ टाइम टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट प्रोटॉन्स। 1H एनएमआर का अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंट प्रोटॉन्स को, डिफरेंट H को डिस्टिंग्विश करने के लिए एनएमआर के पास एनफ टाइम रहेगा अगर रिलैक्सेशन टाइम हाई है तो। एंड इन दैट केस हमको क्या मिलेगा, इन दैट केस जितना प्रोटॉन है मतलब जितना सिंगलेट आना चाहिए उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है शार्प मल्टीप्लेट्स, शार्प मल्टीप्लेट्स, यहाँ पे हाई रिलैक्सेशन टाइम में आपको मिलेगा शार्प मल्टीप्लेट्स। और अगर रिलैक्सेशन टाइम लो है, अगर रिलैक्सेशन टाइम इज लोअर देन द एनएमआर टाइम स्केल यानी कि 10⁻⁸ सेकेंड, तो क्या होगा, इन दिस पर्टिकुलर केस एनएमआर के पास कोई भी टाइम नहीं रहेगा, एनएमआर मशीन विल हैव नो टाइम, तो उसके बाद का लाइन सेम आएगा, नो टाइम टू डिस्टिंग्विश अमॉन्ग डिफरेंट प्रोटॉन्स। तो अगर डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा तो हमको क्या मिलेगा, एक ब्रॉड सिग्नल मिलेगा जितना भी प्रोटॉन है उसके लिए। तो ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम का चक्कर। इसके बाद कौन सा था, इसके बाद था थर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएमआर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएमआर ये था थर्ड फैक्टर। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएमआर इसको आप H0 भी बोल सकते हो, ये हाई भी हो सकता है, एक केस होगा हाई और दूसरा केस होगा लो। इसका भी मैं बता देता हूं कि एनएमआर का फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, अगर हाई है, तो न्यूक्लियाई कैन नॉट इंटरचेंज। और ये कब होगा, जब एनएमआर का फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, तब हमको डिस्टिंग्विश करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियाई अपने में इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हैं, तब हमको मिलेगा शार्प मल्टीप्लेट्स, तब हमको मिलेगा शार्प मल्टीप्लेट्स, जितना भी प्रोटॉन्स है उन सब के लिए सिग्नल। लेकिन अगर ये H0 बहुत कम है, एनएमआर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो न्यूक्लियाई कैन easily get exchanged with each other, and in that case क्या होगा, NMR किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा and we will get a broad pick, तब हमको जाके मिलेगा एक ब्रॉड पिक। चौथा सिचुएशन क्या था, चौथा सिचुएशन था was about क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई। क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई हम किसको बोलते हैं, जिन न्यूक्लियाई का न्यूक्लियर स्पिन यानी कि I इज ग्रेटर देन हाफ, हाफ से ज्यादा न्यूक्लियर स्पिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 14 नाइट्रोजन एंड 15 नाइट्रोजन। 14 नाइट्रोजन का I क्या है 1, 15 नाइट्रोजन का I क्या है हाफ,
तो 14 नाइट्रोजन के लिए जिनका भी क्वाड्रुपल न्यूक्लियर स्पिन है यानी कि आई हाफ से ज्यादा है, उसके लिए हमको हमेशा ब्रॉड पिक मिलेगा और बाकी नॉर्मल हमें पता है कि जैसा शार्प पिक आनी चाहिए वैसा मिलेगा। तो ये 4 फैक्टर है, आप ध्यान रखिएगा। ब्रॉड पिक मिलेगा या फिर शार्प पिक मिलेगा, उसके लिए एक हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया रिलैक्सेशन टाइम, तीसरा हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएमआर, चौथा हो गया क्वाड्रुपल न्यूक्लियाई। और बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर राइट चॉइस।